वो चाहे तो डरा धमका कर, चाहे खरीद फरोख्त करके वो जनता के मत को चुरा रहे हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं उस पर एक घातक प्रहार है। कि सुप्रीम कोर्ट जो है अभी पिछले कुछ समय से वो खुद ही एक क्राइसिस में था। कई बार चीफ जजेस जो है बाहर आकर के कह रहे हैं कि किस तरीके से उनकी नहीं सुनी जा रही है, उनको जनता के बीच आकर के अपनी बात रखनी पड़ रही है। आपको एमपी की घटना एक याद हो सीधी की, जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति है जिसके ऊपर ये लोग जो है यूरिनेट कर रहा है, एक बीजेपी का कोई एक नेता जो है। तो आदिवासियों, दलित पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए इनके मन में कितना सम्मान है ये सबको मालूम है। अभी रेसलर्स ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, महिला उत्पीड़न के खिलाफ ये लोग खड़ी हुई, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं हुई। एक तरीके से जो तानाशाही रवैया ये लोग अख्तियार कर रहे हैं, इन्हें किसी बात का डर नहीं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, लोकमंच चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं ये जेएनयू के NSUI यूनिट के अध्यक्ष हैं और PhD कर रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस से। अभी जो हाल फिलहाल में जो एक घटना घटी है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस का, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो कुछ वोटर पर्ची पे कुछ मार्क करते पाए गए हैं। क्या माजरा था इसका? देखिए, वहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी जो है उसके कुछ प्रत्याशी थे जो जीत करके आए थे और मेयर का चुनाव होना था एक्चुअली। तो उसमें जो लोग पार्षद या जो भी चुन करके आए थे उनके वोट्स को उनको मत देना था, उनके वोट्स को इनवैलिड करने के लिए उस चुनाव के अंदर टैंपरिंग की गई। एक्चुअली ये क्या है कि अभी के टाइम में आप देखेंगे तो मौजूदा सरकार के जिस तरीके का रवैया है, अशोका यूनिवर्सिटी में सब्यसाची सर एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक डेटा रिलीज़ किया था और उसके साथ एक पेपर रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने कैसे बताया कि किस तरीके से मतदाताओं के मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे EVM के थ्रू या फिर इलेक्टोरल रोल के थ्रू कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है। कई बार EVM पे भी सवाल खड़े हुए हैं। तो आज के समय में एक जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसमें लोगों का भरोसा धीरे धीरे उस पर घटता जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वो जिसे वोट कर रहे हैं, जिसे मत दे रहे हैं, वो एक्चुअल में वो मत उनके पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल अभी के समय में खड़ा है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी बेसिकली बुला करके उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को उन्होंने उनका जो डिसीजन था, वर्डिक्ट था, वो उन्होंने दिया। तो ये सारे मामले जो हैं वो जनता के सामने हैं, लोगों के सामने हैं। इन सब घटनाओं को आप जब अपने नज़र में देखते हैं या इस पे जब नज़र डालते हैं तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से अभी फ़िलहाल जो बिहार में घटित हो रहा है, घटित हुआ, जो झारखंड में घटित हुआ और जो अन्य दिल्ली जैसे कैपिटल्स रीजन्स में यहाँ के मुख्यमंत्री और उनके तमाम मंत्रियों के साथ जो घटित हुआ है और हो रहा है, तो आपको कुछ जान पड़ रहा है कि ये किस चीज़ का संकेत है, क्या है? एक्चुअली देखिएगा तो कहीं ना कहीं जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश के अंदर रही है और एक संघीय ढांचा रहा है लोकतंत्र का, यहाँ पे वो कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से विपक्ष के लोगों के ऊपर, अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा कि करीब करीब विपक्ष के निलंबित सांसदों की संख्या करीब 144-148 के आसपास पहुँच गई थी। शायद मैं नंबर में करेक्ट ना हो, लेकिन लगभग इसी के आसपास थी। तो कैसे विपक्ष में जो भी अगर सवाल पूछ रहा है संसद के अंदर तो उसको बाहर कर देना, उनके सवालों को एड्रेस नहीं करना, सरकारों को किसी तरीके से, पिछली बार MP में जैसे सरकार बनी, लोगों ने, जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी को दी, लेकिन उसमें कैसे उन लोगों ने उस सरकार में कुछ विधायकों को तोड़कर, उसके बाद कुछ मंत्रियों को अपनी तरफ मिलाकर कैसे बीजेपी जो है वो उनको, उस सरकार को उन्होंने गिरा दिया। सेम चीज़ आप देखेंगे तो शरद पवार जी वहाँ पे NCP में ये घटना महाराष्ट्र में दोहराई गई। वही चीज़ एक समय में कर्नाटक में भी इस तरीके की घटना हुई थी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं कि मतलब वो लगातार जो है वो चाहे तो डरा धमका कर, चाहे खरीद फरोख्त करके वो जनता के मत को चुरा रहे हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं उस पर एक घातक प्रहार है। आने वाले समय में जो एक लोकतंत्र जिसको एक लंबे समय में सींच कर तैयार किया गया है इस देश के अंदर, उसमें लोगों का भरोसा अगर कम होगा तो एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस आएगा। लोग जो है उसमें किसी इंस्टीट्यूशन पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। तो इस तरीके के हालात जो है वो सच में चिंताजनक हैं।
अभी जो हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीज़ों पे अभी संज्ञान लिया, जैसे कि जो मेयर का इलेक्शंस हुआ था चंडीगढ़ में, या फिर जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजंस और वर्डिक्ट आया, क्या आपको कुछ संतोषजनक जान पड़ता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है अभी पिछले कुछ समय से वो खुद ही एक क्राइसिस में था। उनको खुद ही कई बार चीफ जजेस जो है बाहर आकर के कह रहे हैं कि किस तरीके से उनकी नहीं सुनी जा रही है, उनको जनता के बीच आकर के अपनी बात रखनी पड़ रही है। तो एक क्राइसिस था, लेकिन अभी के समय में जो एक दो डिसीजंस आए हैं उसको देखते हुए लगता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से अपनी साख बचाने में लगा हुआ है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर निर्णय हो, चाहे जो मेयर इलेक्शंस में हुआ, उसको वो सच में सराहनीय कदम है, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट को एक कदम आगे जा कर के और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है। अभी एक बयान आया था प्रशांत भूषण जी का, जिसमें वो बोल रहे थे कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजों को ईडी और सीबीआई और अन्य गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो करते क्या हैं कि ये जो ईडी है और सीबीआई, वो जो जजेज हैं उनकी कोई कमज़ोर नब्ज़ को पकड़ते हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं। आप उनके इस मत से कितना सहमत हैं? देखिए, ये तो एक सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति एक लंबे करियर में रहेगा, किसी भी पद पे रहे या कुछ भी, तो गलतियां स्वाभाविक है कि किसी ना किसी से कुछ गलतियां होंगी। उसमें चाहे तो वो कागजी कार्रवाई में गलती हो या कुछ एक फॉल्ट मिल ही जाएगा। तो उस तरीके से उसको थ्रेटन करना, एक तरीके से उनके पीछे जस्टिस लोया का केस सबको मालूम होगा कि किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई, और एक तरीके से उस पर अभी तक जांच भी नहीं बैठी और ना ही कुछ इस तरीके का निष्कर्ष निकल पाया। तो ये सारी चीज़ें जग जाहिर है, ये सब जनता के बीच में है, लोग इसको समझते हैं। हमारा कहना ये है कि लोकतंत्र में जो है न्यायपालिका जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर पिलर है, जो कि हमेशा विधायिका के ऊपर और जो संसदीय प्रणाली है उसके ऊपर एक अंकुश लगा करके रखता है ताकि वो बहके ना। लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है कि लोग जो है, अभी कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि जो चीफ जस्टिस थे उनको राज्यसभा भेज दिया गया। तो इस तरीके के प्रलोभन हो, चाहे तो वो डर हो, ये दोनों चीज़ें घातक हैं। इसमें हम बिल्कुल हमारा ये मानना है कि इस समय न्यायपालिका को सच में बहुत कड़े निर्णय लेने की ज़रूरत है, जिससे कि सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। कहीं कहीं संघीय जो ढांचा है हमारे देश का, आपको लग रहा है कि हाल फिलहाल में जो इलेक्शंस हुए हैं और उसके जो परिणाम भाजपा के पक्ष में आए हैं, और वहाँ जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के चेहरा पे इलेक्शन लड़ा गया और उन मुख्यमंत्रियों को वहाँ से बिल्कुल गया, उनको हटा दिया गया, जैसे मक्खी दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है, कुछ ऐसा ही उनके साथ भी किया गया। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो संघीय ढांचा है उस पे ये सरकार चोट कर पा रही है? अब कुछ देखिए, इसमें तो किसको वो दल जो चुनाव जीत के आ रहा है वो किसको मुख्यमंत्री बना रहा है, क्या कर रहा है, ये एक अलग विषय है। इसमें तो उसके आंतरिक दल के निर्णय पे हम कुछ नहीं सवाल खड़ा कर सकते। लेकिन मसला इस चीज़ का है कि जो भी मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, क्या वो सच में उनके पास विधायक दलों का और इन सारी चीज़ों का बहुमत है? सवाल ये बनता है। इस पे अगर हम सोचें तो ये वो डिसाइड करेंगे, वो अपनी पार्टी डिसाइड करती है। संघीय ढांचे को देखा जाए तो एक राज्यपाल के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट आजकल स्टेट गवर्नमेंट्स को थ्रेटन कर रही है या ऑपरेट कर रही है, ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जिसको हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर कभी कुछ भी डिसीजन लेने के पहले उसमें आप राज्यपाल जो है वो अड़ंगा डाल देते हैं। अभी आपको पता चला होगा कुछ समय पहले सत्यपाल मलिक जो बंगाल का गवर्नर रहे, उन्होंने किस तरीके के खुलासे किए हैं कि उनको किस तरीके से सप्रेस करके, उनको वो जो भी चीज़ें रखना चाहते हैं उनको किस तरीके से डायरेक्ट करके उन्हें जो है मजबूर किया जाता है चीज़ों को करने के लिए। तो ये सबके सामने है। हमारा मसला ये है कि संघीय ढांचा जो है उसमें स्टेट का भी एक मेजर रोल होता है सेंटर के साथ कोऑपरेट करके काम करने का। स्टेट में अगर सरकारें अलग चुनी गई, आपके दल की सरकार नहीं आई, तो उसको किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के गिरा देना, उसके डिसीजंस जो अपने राज्य के लिए, विकास के लिए जो काम कर रहे हैं उसको आप रोक देना, ये सब चीज़ें सरासर गलत हैं। अभी झारखंड में
जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, तो उन्होंने एक बयान दिया कि हम आदिवासी लोग जंगल से निकलकर इनके साथ बैठने लगे तो इनका कपड़ा गंदा होने लगा। ये किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया गया था? देखिए, इस अभी आप देखेंगे तो आपको एमपी की घटना एक याद हो सीधी की, जिसमें एक आदिवासी व्यक्ति है जिसके ऊपर ये लोग जो है यूरिनेट कर रहा है, एक बीजेपी का कोई एक नेता जो है। तो आदिवासियों, दलित पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए इनके मन में कितना सम्मान है ये सबको मालूम है। अभी रेसलर्स ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, महिला उत्पीड़न के खिलाफ ये लोग खड़ी हुई, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक भी कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इनकी मंशा क्या है। एक तरीके से जो तानाशाही रवैया ये लोग अख्तियार कर रहे हैं, इन्हें किसी बात का डर नहीं। इन्हें ये लगता है कि ये कुछ भी करेंगे, जनता के वोट्स को मैनिपुलेट कर लेंगे और उसके बाद फिर ये दोबारा सत्ता में आ जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं खतरा है और हमें लगता है कि दलित पिछड़ों, आदिवासी और महिलाओं को एक साथ आकर के, मुसलमानों को एक साथ आकर के इस सरकार को जवाब देने की ज़रूरत है। वो वोट की ताकत से ही जवाब दे सकते हैं लोग। अभी कल न्यूज़ में एक खबर आई है कि 1 मार्च या उसके बाद CAA का कानून जो है वो पूरे भारत में लागू हो जाएगा। किस प्रकार का ये थ्रेटन है मुस्लिमों के प्रति? देखिए, ये CAA NRC का जो कानून है ये पहले भी लेकर के आए थे। उसको सिर्फ मुस्लिमों ने नहीं, बल्कि इसकी देश की तमाम जनता, जो कि अमन पसंद और तरक्की पसंद जनता है, जो एक प्रोग्रेसिव सेक्शन है सोसाइटी का, वो तमाम लोग माइनॉरिटीज़ के साथ खड़े हुए। उन्होंने ये इस बात को सरकार को एहसास दिलाया कि ये कानून सरासर गलत है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। तो इस तरीके का कानून अगर आता है तो उसके खिलाफ फिर से आंदोलन छिड़ेगा, इस देश के अंदर लोग फिर से खड़े होंगे और CAA NRC के खिलाफ लड़ेंगे। उम्मीद है कि दोबारा फिर से उसे वापस कराया जाएगा, सरकार को मुँह की खानी पड़ेगी। तो ये थे हमारे साथ सुधांशु जी, जो कि NSOI JNU यूनिट के प्रेसिडेंट हैं और इन्वायरमेंटल साइंस से PhD कर रहे हैं। इन्होंने अपना स्वतंत्र विचार हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।